विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जर्नी की रेसिपी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये खबर आपने देखी, क्योंकि दिन भर कई खबरें चलती हैं, लेकिन उन खबरों में कुछ खबरें छूट जाती हैं। और अगर चली हुई खबरें बार बार चलती हैं तो उसमें कुछ नया एंगल होता है। नया एंगल वाला जो डोज है वो इस वक्त आपको मिलने वाला, क्योंकि बिहार से शुरू हुआ एसआईआर प्रक्रिया अब देश के दूसरे राज्यों में लागू करने की तैयारी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि देश भर के वोटर लिस्ट में सुधार किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में सुधार से किसी को दिक्कत है? तो जवाब है हां, इस देश के विपक्ष को दिक्कत है। यही वजह है कि अब विपक्षी दल देश भर में एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बिहार में जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी के आरोप लगाए, वही एसआईआर अब देश भर में कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटर्स का नाम जोड़ा जाएगा और मृत या शिफ्ट हुए वोटर्स का नाम लिस्ट से काटा जाएगा। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। चुनाव आयोग ने इसे एसआईआर का दूसरा चरण बताया है, जिसमें देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का ऐलान किया गया। एसआईआर के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी शामिल है। आज रात से ही वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएंगे। बीएलए 3 बार वोटर लिस्ट की जांच करेंगे। ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। बिहार में एसआईआर को लेकर भले ही हंगामा हुआ, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया सफल रही। एसआईआर के बाद बिहार में लगभग 48 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए थे, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने जोरदार बवाल काटा था। अब एसआईआर को देश के 12 राज्यों में लागू करने पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाते हुए एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इसे लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। और बिहार में एसआईआर के माध्यम से कई खामियां पकड़ी गई थी, जिसका प्रमाण भी दिया गया था। और एसआईआर आज़ादी के बाद वो लगातार शुद्धिकरण के लिए, वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, वोटर लिस्ट में जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनका नाम काटना है,
और जो अवैध हैं, विदेशी हैं, जो घुसपैठ है, उसका नाम हमारा सूची में नहीं हो सकता है। तो ये इतना अच्छा काम करे, इसमें तो सराहना करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि वोटर लिस्ट सही होगा तो इलेक्शन भी सही होगा। एसआईआर के मुद्दे को लेकर जनसुराज और समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़ा किया। इस दौरान दोनों दलों ने साफ कर दिया कि बीजेपी चाहे जितनी भी जुगत कर ले, वो चुनाव जीतने वाले नहीं हैं। एसआईआर बिहार में हुआ, उससे क्या हुआ? नाम किसी का कटा, कुछ लोगों को परेशानी हुई। भाजपा वाले जितना जुगत लगा लें, किसी का नाम काटना चाहते हैं, किसी को डराना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता आपके खिलाफ हो जाएगी तो कोई भी एसआईआर कीजिए, एफआईआर कीजिए, कुछ बचाने वाला नहीं है। चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर विपक्ष के मतदाताओं का नाम कटवाना चाहता है। बड़े पैमाने पर दलित, पिछड़े वर्ग के लोग और जो अल्पसंख्यक हैं, उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। 2003 में जिन लोगों के नाम थे, उसके नाम पर एसआईआर शुरू होगी। देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान होते ही सियासत गर्म हो गई। जेएमएम ने दूसरे चरण की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया और इस फैसले को जनभावना के विरुद्ध बता दिया। वहीं बीजेपी नेता भावना वोहरा ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, वोटर लिस्ट का रिवीजन जरूरी है, जिससे मृत लोगों का नाम हटे और नए वोटर्स का नाम जोड़ा जाए। तानाशाही सरकार अपने संवैधानिक एजेंसियों की बदौलत या उनके मार्फत ऐसे फैसले लागू कर रही है जो जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है, उनके विरुद्ध है। हम तो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, हर स्तर पर विरोध करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये तानाशाही सरकार अपने फैसले पर अडिग रही तो जो इनके मंसूबे हैं कि एंटी बीजेपी वोटर्स के नाम को बड़ी संख्या में डिलीट किया जाए या उनको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाए, वो मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। जो व्यक्ति अगर मृत हो जाते हैं या किन्हीं दो जगहों पे जिनका वोट का नाम होता है वोटर आईडी पे, तो उन चीज़ों को मुझे लगता है कि फिल्टर होना ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये सारे राज्यों में पूरे पैन इंडिया होना ही चाहिए बिल्कुल। और दूसरा, बिहार में चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास ज़रूर किया गया था, लेकिन हम लोग भी आज फील्ड पे हैं, ये विषय बिल्कुल आम जनता के बीच में नहीं है, बल्कि इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ, वाकई में अगर किन्हीं कारणों से 2 वोटर आई डी बनी है या कोई व्यक्ति मृत हो गया है या अन्य जो भी कारण इसमें आते हैं, तो कम से कम उन चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी है। एसआईआर के ऐलान पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने साफ कर दिया कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है, तो वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने उन्हें जवाब दिया। नीरज कुमार ने कहा, कांग्रेस पहले भी एसआईआर पर सवाल उठा चुकी है, कोर्ट जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने उसे तवज्जो नहीं दी। मनसा चुनाव आयोग की गलत है। एसआईआर के माध्यम से अगर वो वोट चोरी करवाने का अगर इंतजाम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे इसका विरोध होगा, क्योंकि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब देश की जनता को भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है, उठ गया है। एसआईआर पर जो नतीजे निकल करके आए, 25 लाख जो मतदाता नए बने जिन पर बवाल मचा हुआ था, तो वो तो पिछड़े वर्ग के ही ज्यादा है, अति पिछड़ा वर्ग का है, बहुसंख्यक आबादी उनकी है, तो उनके हितों पर ही चोट कर रहे थे। तो बेनकाब होने के राजनीतिक लज्जा के कारण बिहार नहीं आ रहे हैं। एसआईआर को लेकर विपक्षी दल भले ही सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन बीजेपी समेत पूरी एनडीए वोटर रिवीजन के पक्ष में है, क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है, इस देश के चुनाव में देश के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन कुछ घुसपैठिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर यहां के वोटर बन गए हैं। ऐसे घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर होना ही चाहिए। अगर कोई घुसपैठिया घुसाया है और हमारे मतदाता सूची तक घुस गया है तो उसको बाहर होना चाहिए। देश में कांग्रेस और श्री राहुल गांधी और चाहे बिहार के अंदर ये महागठबंधन जो नौटंकी कर रहे थे, इनकी नौटंकी करने की हवा निकल गई है। जनता समझ गई है कि यह जो एसआईआर का काम हुआ है, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है। कोई मतदाता में इनकी यात्रा का, इनके दुष्प्रचार का, इनके बयान का कोई प्रभाव नहीं है।
बिहार की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है और सब लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हाँ, गठबंधन के जो लोग हैं कि वोट कटने की रणनीति चल रही है, वोट कट रहा है, वोट चोरी हो रहा है, तरह तरह की बातें की गई है, लेकिन अंततः आपने देखा कि ये सफल रहा। किसी का नाम नहीं कटा, उनको नाम नहीं काटा गया और सबका नाम रहा। कुछ डबल था, कुछ मृत्यु हो गई, कुछ कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, उन्हीं लोगों का नाम कटा। और आज हमारे पास करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटर वैलिड वोटर हैं। वोटर रिवीजन प्रक्रिया पर विपक्षी दल चाहे जितने भी सवाल खड़े कर ले, लेकिन चुनाव आयोग का संदेश साफ है। इस बार पूरे देश के वोटर लिस्ट की जांच होगी। जो घुसपैठिए हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। हालांकि अब देखना यह है कि चुनाव आयोग विपक्षी दलों को एसआईआर के मुद्दे पर कैसे सहमत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात अब हो रही है एसआईआर के दूसरे चरण की और लागू होने पर सियासत शुरू हो गई। सत्ता पक्ष कह रहा है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो, जो ट्रांसपेरेंसी है उसे बरता जाए। जो आम जनता का पक्ष है वो भी समझना होगा। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही बता चुका था कि एसआईआर होने वाला है। कुछ लोग बंगाल में उछल कूद कर रहे थे। कोई बोल रहा था जला देंगे, काट देंगे, एसआईआर होगा तो एसआईआर तो लागू हो गया कल से। अब जो करना है कर लो, देखते हैं क्या कर सकते हो आप लोग। एसआईआर तो होगा ही, क्योंकि एसआईआर इससे पहले भी हुआ है, 12 बार हुआ है। ये 13वीं बार एसआईआर हो रहा है। 2002-03 में पश्चिम बंगाल में ही लास्ट एसआईआर हुआ था। 2 तारीख से तो हमारे जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें दिया हुआ है कि एसआईआर होना है। एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। जो स्थितियां सामने आई हैं उसमें जल्दबाजी में जो बिहार में हुआ और बिहार में लगातार भाजपा के नेता ये बोल रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए। तो 20 साल से तो आपकी सरकार है एनडीए की, घुसपैठिए किसके समय आए, कहाँ से आए, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए, इसमें भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। किस कौन से जिले में आए, किस अधिकारी, कौन डीएम था वहाँ का, कौन पुलिस का अधिकारी था, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके समय कैसे घुसपैठिए घुस आ गए अंदर, कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए सारी चीजें की जा रही है। और अमित शाह के बयान ने ये साबित कर दिया कि चुनाव आयोग उनकी कठपुतली है, उनके साथ मिलकर काम कर। निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं, ये बहुत अच्छा अभियान है। और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर होंगे। गवर्नमेंट की जो नीयत है, नीयत सही होनी चाहिए और आसाम गवर्नमेंट आवाम को जो है, आवाम को हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए इस सिलसिले में। एसआईआर के विरोध तो अब नहीं कर रहे हैं, एसआईआर हो तो हम उसको कोऑपरेट करेंगे, हम वेलकम करते हैं। लेकिन आसाम के सिलसिले में हमारा स्टैंड ये है कि आसाम में ज़रूरत नहीं है। तो देश भर में एसआईआर का ऐलान तो हो गया, लेकिन जहां से एसआईआर की शुरुआत हुई वहां के लोग एसआईआर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारी टीम ने बिहार के लोगों से बातचीत की। ये भी सुनिए कि एसआईआर को लेकर बिहार के लोगों का क्या कहना है। चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर कराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस बिहार से एसआईआर की शुरुआत हुई वहां जनता के बीच अभी भी एसआईआर को लेकर कई शंकाएं हैं। बिहार की एक बड़ी आबादी का मानना है कि एसआईआर केंद्र सरकार की एक चुनावी चाल है, जिसके जरिए वो बिहार की सत्ता हथियाना चाहते हैं। विपक्ष ने भी एसआईआर को लेकर फेक नैरेटिव का ऐसा ही भ्रम जाल बुना था, जिसमें लोग फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार की सत्ता को पाने के लिए अभी जो केंद्र में बैठे सरकार हैं वो अभी क्या क्या करेंगे अभी देखते जाइए।
अभी तो SIR की घोषणा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज का विरोध हुआ, यहाँ जबरदस्त विरोध हुआ, यहाँ विपक्ष ने किया, विपक्ष ने पूरे बिहार में घूम घूम कर इस चीज का SIR का विरोध किया। तो ये एक चुनावी एजेंडा है, ये एक हथकंडा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और जदयू ये लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि अब हो सकता है बिहार की सत्ता अब हमारे हाथों से जा रही है, तो एक नया सगुफा छोड़ देते हैं कि SIR हम पूरे देश में लागू करेंगे। बिहार के कुछ लोगों का मानना है कि SIR से पहले इलेक्शन कमीशन को जनता की राय लेनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर आम राय नहीं बनाई, जिसकी वजह से SIR को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। लोकसभा के पहले होना चाहिए था, तो सबके लिए रहता है कि ये सही समय पर और सही चीज, क्योंकि 25 अभी है, 24 में है लोग, क्योंकि अब राज्य में इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे राज्य में भी इलेक्शन आना है, तो ये टाइमिंग आई थिंक ये गलत है, क्योंकि जो भी लॉफुली अगर कोई काम हो रहा है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये बराबर नहीं है, टाइम पे सही नहीं है। SIR के मुद्दे पर कई लोगों के मन में टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। कुछ लोगों का मानना है कि SIR लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना चाहिए था, जिससे लोकसभा चुनाव के वक्त ही स्थिति साफ हो जाती। SIR तो मेन मुद्दा उसको भटकाने का केवल है और कुछ नहीं है, डाइवर्ट करना है। SIR जो है ना, मेन मुद्दा जो है उसको डाइवर्ट किया गया है। अभी मेन जो यहाँ का पलायन है, फिर जो माइग्रेंट में जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको वापस लाना, जो अभी ट्रेन का स्थिति जो है ना बहुत खराब है, तो जो ग्राउंड जीरो पे जो धरातल पे काम हुआ कुछ नहीं हुआ है। इतना दिन से गवर्नमेंट भी है, सरकार भी है, केंद्र में पैरेलल गवर्नमेंट है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। ये तो अभी 1 साल पहले इलेक्शन हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें ये तो स्टेट गवर्नमेंट से बड़ा इलेक्शन था, उसमें SIR करवा लेते आप। बिहार में चुनाव से ठीक पहले SIR कराने पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इतने कम समय में SIR की वजह से कई लोगों का नाम छूट गया। वोटर ID तो बहुत जगह ऐसा है कि नाम छूट भी गया है लोगों का। दूसरी बात कि जो मरे लोग हैं उनको तो वो तो ठीक है, लेकिन बहुत लोग हैं कि मार दिया गया है। वोटर है यहाँ पे जीवित है, लेकिन मार दिया गया, छट दिया गया है। बिहार की बड़ी आबादी यहाँ की समस्याओं को मुद्दा मान रही है। उसका मानना है कि SIR जैसे मुद्दे सिर्फ भटकाने का जरिया हैं। इससे बिहार के लोगों की समस्याएं खत्म नहीं होने वाली। तो विशेष गहन निरीक्षण हो रहा है, तो हमें लगता है कि अब सबका एक पहले कराना चाहिए था, सर्वे कराना चाहिए था कि भाई जनता क्या सोचती है, क्योंकि बिहार पहला राज्य आपने बताया कि बिहार से शुरू हुआ है। अब तो आज सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि पूरे राज्यों में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा वो है कि घुसपैठिए रोहिंग्या सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है कि हम उनको जो है निकालने का है हमारा प्रयास, तो इसलिए हम करेंगे। तो अब अपना अपना मत है, अब क्या कोई कह सकता है बिहार के लोग क्या सोचते हैं। विपक्ष तो हालांकि पूरी तरीके से पुरजोर इसका विरोध ही कर रहा है। बिहार में भले ही कुछ लोग SIR की मुखालफत कर रहे हैं, इसे केंद्र सरकार का हथियार बता रहे हों, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी SIR के समर्थन में खड़ी है। इन लोगों का मानना है कि पूरे देश में SIR के जरिए वोटर लिस्ट का मूल्यांकन होना ही चाहिए। जरूरी जो काम है वो तो पूरे देश में होना चाहिए। अगर भारत एक बाप है, उनके लड़के हैं सारे राज्य, तो एक लड़के को आप देखेंगे, बाकी लड़के को छोड़ दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो सारे को देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बिहार को देख लिए, यूपी को नहीं देखना, भाई उड़ीसा को नहीं देख रहे, ऐसा तो नहीं है। बाकी बंगाल जैसा होना चाहिए। SIR का समर्थन करने वालों ने घुसपैठियों को एक बड़ी समस्या माना। ऐसे लोगों का कहना है कि SIR के जरिए ही घुसपैठिए और रोहिंग्याओं की पहचान होगी, जिससे उन्हें देश के बाहर खदेड़ा जा सकता है। इसी SIR को लेकर राहुल गांधी पूरा यात्रा निकाले, वोट चोरी कोई मुद्दा है? ना, कोई चिंता नहीं। तो नहीं होता है। वोट चोरी नहीं हुआ, वोट चोरी नहीं हुआ, गलत बात बोल रहे हैं। वोट चोरी उनके रीजन में हो रहा था, जो कि लोग गया कि यहाँ पर जाने के बाद में बोल रहा है कि वोट गिर गया आपका। यही मोदी जी का बात है, तो तुरंत जाता है लोग शांत से वोट अपना गिराता है। सही जनून हो रहा है। वोट तो बीजेपी के रीजन में नहीं होता है, वो होता था कांग्रेस के रीजन में।
जो बाहर से आकर के भारत में घुसपैठी सब आ गया, इजी से मिल, कांग्रेस के रीजन में इजी से मिल जाता है। जो आधार कार्ड यहाँ का मिल गया, हो गया, ये नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा काम चलता है, पूरे भारत में ऐसा लागू होना चाहिए। बिहार के इन लोगों ने विपक्ष के वोट चोरी वाले नैरेटिव को झूठा बताया। इन लोगों ने साफ कर दिया कि मोदी और नीतीश अपनी लोकप्रियता की वजह से चुनाव जीतते हैं। विपक्ष हार की हताशा में वोट चोरी का नैरेटिव फैला रहा है। जरूरी इसलिए है, जो बहरिया हैं, घुसपैठियां हैं, वो सब यहाँ इंडिया से निकल जाए। घुसपैठिया को बसाया कांग्रेस बसाया, और कौन बसाया? कांग्रेस लालू प्रसाद यादव। बाहर के लोग हैं, हम हमारे भारत के कौन है और बाहर से आके कौन बसे हैं, इसकी पहचान होना जरूरी है। और भी राज्य में ऐसा सर्वे होना चाहिए, कदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोरी हो रहा है, उनके नजर में तो अपने चोर है तो चोरी होवे करेगा। सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? वो अपने चोर हैं तो दूसरे को चोरी करेगा। देश भर में एसआईआर होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा भी कर दी है। ऐसे में एसआईआर को लेकर बिहार के लोगों का अनुभव हमने आपको दिखाया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वोटर रिवीजन से विपक्षी दलों को दिक्कत क्या है? क्या वोटर लिस्ट में सुधार को केंद्र ने अपना हथियार बना लिया है? क्या एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोटर काटे जा रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर अभी भी सियासत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बिहार में प्रशांत किशोर की। एक अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात कर रही है, लोगों से मुद्दे पर वोट डालने की अपील कर रही है। और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर अपने मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर मंदिर पहुंच गए। यहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। हैरानी की यह बात है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट भी गर्भगृह में मौजूद रहा और इसे लेकर हिंदू संगठन भड़क गया है। हिंदू संगठनों ने मंदिर के शुद्धिकरण कराने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में पीके विकल्प वाली राजनीति कर रहे हैं। बिहार की गली गली, मोहल्ला टोला घूम घूम कर सद्भावना का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सद्भावना से सत्ता की सियासत करते करते प्रशांत किशोर सनातन का अपमान करने लगे। और यह हम नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर की विकल्प वाली राजनीति का विरोध कर रही बीजेपी कह रही है। अब सवाल यह है कि विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात करने वाले प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी हमलावर है? तो इसके पीछे है ये तस्वीर। सामान्य सी दिखने वाली इस तस्वीर में कुछ ऐसा है जिसने बिहार की चुनावी बिसात में नया विवाद खड़ा कर दिया है। तस्वीर बिहार के मधुबनी स्थित कपिलेश्वर स्थान मंदिर की है, जहां प्रशांत किशोर दल बल के साथ पूजा अर्चना करने गए थे। पूजा अर्चना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पीके मंदिर के गर्भगृह के अंदर गए, उनके पीछे जन सुराज के कार्यकर्ता भी गर्भगृह में घुस गए। तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं, लेकिन सियासी तूफान तब खड़ा हुआ जब इस तस्वीर में मिथिला का सम्मान सिर पर धारण किए मोहम्मद परवेज आलम खड़े नजर आए, गर्भगृह के अंदर प्रशांत किशोर के ठीक पीछे। अब समझिए परवेज आलम हैं कौन। जनाब मधुबनी के बेनीपट्टी से जन सुराज प्रत्याशी हैं। ब्राह्मण बहुल बेनीपट्टी में परवेज आलम जन सुराज के लिए वोट मांग रहे हैं, उस बेनीपट्टी में जहां मुस्लिमों का वोट निर्णायक माना जाता है। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि वोट के लिए प्रशांत किशोर ने हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों किया? परवेज आलम को मंदिर के गर्भगृह में क्यों लेकर गए? क्या वो ऐसा ही कुछ मस्जिद में कर सकते हैं? जहां शिवलिंग स्थापना है, आप वहां पर मुस्लिम को लेके जाते हैं। क्या मक्का में, मदीना में किसी हिंदू को जाना अलाउड है? क्या कोई जा सकता है क्या वहां पर? ये एकदम खिलवाड़ है, इसको हिंदू बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और जनसुराज के प्रत्याशी को कोई भी हिंदू एक वोट नहीं देने वाला है यहाँ पर। और जनसुराज के संस्थापक सूत्रधार को माफी मांगना पड़ेगा। हम लोग उसको शुद्धिकरण करेंगे इस मंदिर का।
क्या मोहम्मद परवेज को पता नहीं था कि ये हिंदू मंदिर है, देवस्थान है, वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन सद्भावना और समरसता का ऐसा प्रदर्शन कि हिंदू देवी देवता एक तरफ, अपनी राजनीति और तुष्टीकरण एक तरफ। इन तस्वीरों ने साबित कर दिया कि प्रशांत जीत से पहले शांत नहीं होने वाले। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रशांत के लिए भी उतना ही निर्णायक है जितना परवेज आलम। लेकिन फिर सवाल आस्था का ही है। हम सब धर्म को मानते हैं, हम मुस्लिम को भी मानते हैं, हिंदू को भी, हम हिंदू समाज से है और सभी धर्म को हम लोग मानते हैं। लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस पर आंदोलन होगा। और पहली बात कि इसको जन स्वराज के जो संस्थापक, ये जो लुटेरा है, ये कॉर्पोरेट माफिया जो आया हुआ है इस देश की राजनीति में, इनको माफी मांगना पड़ेगा। ज्यादा दिन नहीं बीते, पीके के चुनावी अभियान से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर टंगी थी। पीके चुनावी अभियान के दौरान एक गांव से गुजरते हैं, वहां खड़ी महिलाएं उन्हें टीका लगाती हैं। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही पीके अपने माथे पर से लगे सनातनी निशान को मिटा देते हैं ताकि चुनाव में तुष्टीकरण का कोई प्रहार ना हो जाए। ये भी उसी छद्म सद्भावना से जुड़ी तस्वीर थी जो बताती है कि अपने फायदे नुकसान को देखते हुए पीके कभी टीका तो कभी टोपी पहनते हैं और जनता को टोपी पहनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव खुलकर जो है प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार से ज्यादा तुष्टीकरण का खेल हो रहा है। खेल रहे हैं तेजस्वी और वक्फ को लेकर भी एक नई चाल उन्होंने चली। तेजस्वी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वक्फ बिल को फाड़ कर फेंक देंगे, यानी कि बिहार में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन क्या यह संभव है कि संसद से बने कानून को तेजस्वी फाड़ दें, फेंक दें? देखिए रिपोर्ट। सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दाम में तेजस्वी फेंकने का काम। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। ठीक एक दिन पहले ही तेजस्वी की पार्टी आरजेडी के विधान परिषद अब्दुल कारी सुहेब ने वक्फ अधिनियम की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने वक्फ कानून को टुकड़े टुकड़े कर फेंकने की धमकी दी थी। तो कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी तेजस्वी के बयान का समर्थन किया था। हो सकता है कि राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस सांसद के लिए मजबूरी रही हो, लेकिन आरजेडी के लिए खुद के नेतृत्व को साबित करने की एक सटीक चाल थी। वो भी ऐसी कि अगर निशाने पर लगी तो जीत, नहीं तो पूरा सूपड़ा साफ। बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दाम में तेजस्वी फेंकने का काम। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा, यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। तेजस्वी का बयान तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। एक ऐसी सियासत जिसके जरिए अपने स्वार्थ के लिए एक खास समाज को साधने की तैयारी है। बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को झूठा लॉलीपॉप दिखा रहे तेजस्वी अब कानून फाड़ने की बात कह रहे हैं। यह संगत का असर है कि जो भी कांग्रेस के साथ होता है वो नियम, कायदे और कानून को फाड़ डालता है। उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि संविधान में जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया उसको फाड़ देंगे। तब सोचिए कैसा है। यही ना गुंडागर्दी है, अराजकता यही है। लालू जी का मतलब ही है गुंडागर्दी करना, गुंडे की तरह व्यवस्था खड़ा करना। ये कौन मुसलमानों की बात कर रहा है? ये वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं है उस वक्त? मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए,
भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई है उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म जाता हो। तेजस्वी का यह बयान उस तस्वीर की तरह है जब मंच से तेजस्वी कलम फेंककर जनता के सामने अपनी लाठी वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। सवाल है कि सरेआम जनता को चूना लगाने की कोशिश में तेजस्वी कैसे भूल गए कि राज्य के मुख्यमंत्री को केंद्र के बनाए कानून को रद्द करने का अधिकार नहीं होता, लिहाजा तेजस्वी लोगों को गुमराह ही कर रहे हैं। तो तेजस्वी की चुनावी चाल ये है कि ये बयान 6 और 11 नवंबर से पहले दिया गया। लगभग 17% मुस्लिम वोट बैंक को निशाना बनाकर किया गया। मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, इस बात का पता तेजस्वी को है। 25 सीटों पर अपनी सेटिंग कैसे हो, इसके कारण उन्होंने बयान दिया। सीमांचल में पकड़ बनाने की उनकी कोशिश है। संविधान बचाने का नैरेटिव तेजस्वी सेट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम के कुछ हिस्सों पर स्टे दिया गया, लेकिन इसे रद्द करना राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सीमांचल की 25 सीटों का रुझान तेजस्वी के बयान का असर तय कर देगा, लेकिन फिलहाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को यह बयान अपरिपक्व लगता है, जो पूरे विपक्ष के लिए नुकसानदायक होगा और साथ ही पूरे देश में विपक्ष को लेकर एक परसेप्शन तैयार कर देगा। जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि वक्फ बिल जो अभी एक्ट हो चुके हैं फाड़ के फेंक देंगे अगर वो सत्ता में आया, तो उसको इतना भी समझ में नहीं आता है क्या कि पार्लियामेंट में जो बिल पास होते हैं वो देश भर में लागू होते हैं और राज्य सरकार वो बिल को या वो एक्ट को फाड़ नहीं सकते हैं। अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदारी देते हुए इतना भी उसको ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री स्टेट गवर्नमेंट का क्या अथॉरिटी होता है और हमारे संविधान में क्या लिखा है उनको नहीं मालूम, तो फिर वो स्टेट कैसे चलाएंगे। तेजस्वी अपने मिशन में जुटे हैं, लेकिन उनके इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। मौलाना रजवी ने तेजस्वी यादव पर उन लोगों के समर्थन का आरोप पढ़ा है जो वक्फ की संपत्तियों पर नाजायज कब्जा कर चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी अपने ही बयानों में घिरते जा रहे हैं। मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग तेजस्वी के बयानों का मतलब और मायने मुस्लिम वोट बैंक के सामने रख रहे हैं, ताकि झूठा लॉलीपॉप खाने से मुस्लिम आबादी बच जाए। कितना तकब्बुर और गुरूर में चूर चूर ये जुमले बोले जा रहे हैं वक्फ कानून के सिलसिले में। और कानून ये ऐसा कानून है जो भारत सरकार ने पहले लोकसभा में पास कराया, उसके बाद में राज्यसभा में पास हुआ और फिर 2-3 तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई। तो तेजस्वी यादव सिर्फ कानून को फाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी नजर में ना पार्लियामेंट की अहमियत है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की उनकी नजर में अहमियत है। और इसके अलावा वो मुसलमानों को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का इससे बड़ा तरीका नहीं हो सकता कि मुसलमानों को वक्फ बिल के नाम पर रिझाया जाए, और यही काम तेजस्वी यादव ने किया है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जितनी भी हैं, ये तमाम की तमाम मुसलमानों के इमोशन से खेलती हैं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाकर उनका वोट लेती हैं। हालांकि पूरे 5 साल तक मुसलमानों को कोई ध्यान नहीं देता। कितने टिकट दिए हैं मुसलमानों को, क्या हिस्सेदारी है मुसलमानों की सरकार में। जब उप मुख्यमंत्री बनने का नंबर आता है तो मुख्यमंत्री भी हिंदू और उप मुख्यमंत्री भी हिंदू। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी का बयान तलवार की धार की तरह है। यहाँ तेजस्वी को मुस्लिम समर्थन से इनकार नहीं किया जा सकता, और इस बात से भी नहीं कि हिंदू वोट बैंक से दुराव का जोखिम है। बीजेपी से शरिया को बढ़ावा देने से जोड़ती है, तो विपक्ष इसे संविधान बचाने की दलीलों से जोड़ता है। लेकिन सवाल उस तबके से जुड़ा है जो सिर्फ बचता ही आया है, कभी इस पग में तो कभी उस पग में। देखना होगा तेजस्वी की राहुल से भी बड़ा मुसलमानों का हिमायती बनने की प्लानिंग कहां तक रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की बात अब मुल्ला मुनीर के हाथों में जाने वाली है कमान पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ के लिए बुरी खबर है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे उनकी सगी भतीजी का हाथ है, लेकिन तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखने वाला मुनीर आगे क्या करने वाला है, देखिए।
तख्ता पलट वाला दंगा प्लान। शहबाज फेल, मुनीर ने रचा बड़ा खेल। फेल्ड फील्ड मार्शल बनेगा दूसरा मुशर्रफ। पाकिस्तान में सियासत और फौज के बीच फिर बारूद की बू आने लगी है। मुनीर और शहबाज आमने सामने हैं। वजह फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कुर्सी। मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनाकर अब 2030 तक सत्ता की डोर अपने हाथ में रखने की जिद ठान ली है। जब 3 साल के लिए मुनीर आर्मी चीफ बना, उसका कार्यकाल 28 नवंबर 2025 को पूरा हो रहा है। इस दौरान आर्मी एक्ट में बदलाव किया गया। आर्मी चीफ का कार्यकाल 5 साल का हो गया। मुनीर का कार्यकाल बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जरूरी है। पीएमओ से मुनीर को इजाजत लेनी होगी। शहबाज शरीफ ने अब तक फाइल पर साइन नहीं किए। यही वजह है कि मुनीर और शहबाज के बीच टकराव बढ़ गया है। आसिम मुनीर का कार्यकाल पहले ही 2027 तक बढ़ा दिया गया है, इसीलिए किसी नए आदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन मुनीर अब नया एक्सटेंशन चाहता है। 2025 से 2030 तक वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। मुनीर ने पहले खुद को फील्ड मार्शल बनाया और अब वो पाकिस्तान पर लंबे समय तक राज करना चाहता है। ये विवाद सिर्फ सर्विस बढ़ाने का नहीं, बल्कि सत्ता पर नियंत्रण का है, ताकि वो पाकिस्तान की अगली 2 सरकारों पर भी असर बनाए रख सके। सत्ताधारी पार्टी PMLN इस प्रस्ताव को लेकर असमंजस में है और उसका मानना है कि अगर मुनीर को अभी 5 साल का कार्यकाल मिल गया तो वो पूरे राजनीतिक सिस्टम पर हावी हो जाएगा। बहरहाल मुनीर जंग की तैयारी में है। अभी शहबाज पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। फेल्ड फील्ड मार्शल को कुछ देशों के साथ मुनीर को कतर से समर्थन पूरा मिल रहा है। पाकिस्तानी फौज में भी मुनीर का कोई विरोध नहीं है। मुनीर ने अपने करीबियों को अहम पद दिए हैं। ISI भी सरकार पर दबाव डाल रहा है। TLP को फिर से सड़क पर उतारने की साजिश की जा रही है। ये तो तय है कि नवंबर तक पाकिस्तान में कुछ न कुछ बहुत बड़ा होगा। या तो मुल्ला मुनीर के दबाव में शहबाज शरीफ खुद कुर्सी छोड़ देंगे, या मुनीर अपनी बादशाहत के लिए शहबाज का तख्ता पलट कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब पाकिस्तान इन दिनों गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है और मुनीर चारों तरफ से घिर गया। इसे भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में जंग ही जंग। फील्ड मार्शल में भारी डर, गले में खौफ का पट्टा। मुनीर पर TTP का कट्टा। पाकिस्तान ने इस्तांबुल में अफगानों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन अफगान ने पाकिस्तान की असली औकात दिखा दी। वो ना तो डरे ना सहमे, बल्कि पाकिस्तान को ही चेतावनी दे दी कि अब बॉर्डर पर मिलते हैं। मतलब साफ है कि युद्ध भयंकर होने वाला है। फील्ड मार्शल अब चौतरफा घिर गया। जंग और सत्ता की भूख अब उसी को निगल रही है। एक तरफ अफगानी है जिन्होंने बॉर्डर पर मिलने की चेतावनी दी, दूसरी तरफ बलोच जो चमड़ी उतारने को तैयार है। खैबर में TTP है जिसने मोर्चा खोला हुआ है, और चौथी तरफ है इमरान समर्थक जो मुनीर के खून के प्यासे हैं। मुल्ला मुनीर अब फंस चुका है, उसकी पकड़ छूटती जा रही है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है। आए दिन पाकिस्तानी फौज पर TTP हमले कर रही है, उनकी जड़ों को काट रही है, उनका अस्तित्व मिटा रही है। वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान पर जमकर गोलीबारी भी हो रही है। इसमें 5 जवानों के मारे जाने की खबर है और मुनीर कुछ नहीं कर पा रहा। इन तस्वीरों से साफ है कि मुनीर खुद अपने ही लोगों को डस रहा है। बहरहाल मुनीर को इस वक्त न अपनी फौज से मतलब है और न ही आवाम से। मुनीर ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। उसका टारगेट है KPK का मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, जिसने मुनीर के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। पेशावर की जिरगा में सोहेल ने 2 बड़े ऐलान करके मुनीर की नींद हराम कर दी है। पहला, मुनीर की आर्मी जो KPK में एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर मनमानी कर रही है, आम पश्तूनों पर बम गिरा रही है, वो तुरंत बंद करे। वहीं दूसरा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जल्द ही समर्थक सड़क पर आएंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यानी आने वाले दिन मुनीर पर भारी पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।